बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज़ाद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ विथ यू। दोस्तों, हमने ये चैनल अप्रैल 2020 को बनाया था और इस चैनल का मकसद है आप तक पाकिस्तान के इश्यूज़ और इंटरनेशनल हवाले से जो भी मामलात होते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, उसके अलावा हम इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ रखते हैं, जैसे कि अमेजिंग फैक्ट्स हो गए और दीगर अहम मालूमात हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बुक के हवाले से जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर तरीन बुक मानी जाती है। दोस्तों, उस बुक का नाम है तारीख़ और दानिश्वर, जिनके आथर हैं डॉक्टर मुबारक अली। ये बुक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, डॉक्टर मुबारक अली अपनी इस बुक के पहले चैप्टर में रियासत और दानश्वर के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, वो लिखते हैं कि दानश्वरों का तबका तारीख़ में नया नहीं है, बल्कि ये उस वक्त ही वजूद में आ गया था जबकि इंसान ने उसे फितरत के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की और उनका इल्म आहिस्ता आहिस्ता याददाश्तों, ज़बानी रवायात और देवमालाई किस्सों के ज़रिए वसी होता चला गया और उन्होंने खुद को उस इल्म का पासबां व निगहबान बना लिया। इंसानी मुआशरे का वो तबका कि जिसको इल्म से वाक़फ़ियत थी, उसने इसके सहारे न सिर्फ सियासी इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया बल्कि बाद में वो रूहानी ताकत के मालिक भी हो गए और इस हैसियत में से उन्होंने हुक्मरान, सरदार या सियासी रहनुमा के हाथ बटाए। ये ज़रूर हुआ कि जब सियासी ताकत मजबूत हुई तो उस वक्त आलमों का दर्जा अवलिन के मुकाबले में सानवी हो गया। दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपनी बरतरी और इस सूरत में बरकरार रखना के इल्म पर अपनी ख़ानदानी और तबका की इजारा दारी कायम रखी और कोशिश की कि उससे दूसरे तबके मुफीद ना हो, क्योंकि सिर्फ़ उस सूरत में वो अपना आला व पुरअसरार मकाम मुआशरे में रख सकते थे और उसी सूरत में उनके इल्म की हैबियत लोगों के दिलों में रह सकती थी। इसलिए बादशाहों की दरबारों में ब्रह्मों, राहबों, शामानों और आलमों की कदर थी। दीनवी और रूहानी उलूम के माहिर होने की हैसियत से उन्होंने इज़्ज़त भी थी और उनसे खौफ भी खाया जाता था। ये उनके फ़राइज़ में था कि बादशाहों की ताजपोशी करते थे। पैदाइश से लेकर मौत तक की रसूमात की अदायगी उनकी ज़िम्मेदारी थी और मजहबी व सकाफ़ती त्यौहार उन्हीं की रहनुमाई में मनाए जाते थे। लेकिन एक अरसा तक हुक्मरानों और दानश्वरों के दरमियान ये मुफाहमत नहीं चल सकी, क्योंकि उन दानश्वरों ने जिस तरह से अपने इल्म को हुक्मरानों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, इससे कुछ लोगों को नाराज़गी हुई और उन लोगों ने दानश्वरों का एक तबका पैदा हुआ जिसने मजहबी रसूमात, त्यौहार और आदाब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अकीदों पर भी तनकीद शुरू कर दी और उस पर ताज्जुब का इजहार किया कि इनको क्यों आँख बंद करके सच्चा तस्लीम कर दिया जाता है। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि चीज़ों को सही तस्लीम करने से पहले ज़रूरी है कि उसकी तस्दीक की जाए, जांच पड़ताल की जाए और उसे अक्ल के तराजू में तोला जाए। इसलिए उनके फ़लसफ़े को बुनियाद शक और तहकीक पर ही माना जाता था। इसके बाद से अकीदा परस्त दानश्वरों और अक्ल परस्त दानश्वरों के दरमियान एक तसादम और कशमकश शुरू हो गई, जो दुनिया के हर मुआशरे में आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। इसमें एक तरफ से ये कोशिश थी कि लोगों को अकीदे की जंजीर में बांध कर ग़ुलाम बनाया जाए, दूसरी तरफ उस बात की कोशिश है कि उन्हें बंधनों से आज़ाद करा दिया जाए। मसला यूनान के मुआशरे में देवजानस, एपिक्यूरस और सुकरात पैदा हुए, जिन्होंने मुआशरे को अक़लियत, आज़ाद फ़िक्र और सोच की अकुल परस्त दानश्वरों को उस वक्त यकीना मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि जब मजबूत और वसी शहनशाहतें कायम हो गई। एक तो उन्होंने सख्ती व जबर के साथ अपने खिलाफ उठने वाले हर आवाज़ को दबाया और दूसरा काम ये किया कि उन्होंने दानश्वरों की सरपरस्ती शुरू कर दी।
جس کی وجہ سے یہ سلاطین اور حکمران بہت جلد آرٹ اور ادب کے سرپرست بن گئے اور دانشور ان کی درباری ملازم دانشوروں کی سرپرستی کرنا اور انہیں اپنے دربار میں رکھنا اور حکومتوں کی طرح مسلمان حکمرانوں میں بھی فیشن بن گیا۔ یہاں تک کہ 11ویں صدی میں جب چھوٹے چھوٹے مسلمان حکومتیں ایران اور وسط ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی تو اس وقت ہر حکمران اس کی کوشش میں تھا کہ اس کی دربار میں بہترین شاعر، ادیب، حکیم اور سائنسدان اور فلسفی ہوں۔ اس لیے محمود غزنوی یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ جس دانشور کی شہرت سن لیتا تھا وہ اس کی سرپرستی کو ڈرا دھمکا کر اپنی دربار میں بلا لیتا تھا۔ اس طرح آنے والے میں البیرونی تھا۔ ابن سینا سے لے کر محمود کا سیاسی دباؤ تھا کہ مگر اس نے اس جبر سے بچنے کے لیے بھاگ کر دور دراز کے علاقوں میں پناہ لی۔ ریاست کے غلام ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ ان دانشوروں نے اپنی آزادی اور تخلیقی صلاحیتوں کو حکمران اور امراء کے لیے وقف کر دیا۔ شاعر ایسے قصیدے منظوم کرنے لگے کہ جن میں اپنی سرپرستوں کی تعریف و توصیف ہوتی تھی اور مورخوں نے اس قسم کی تاریخی لکھنے شروع کر دی۔ سرپرستوں کی تعریف و توصیف ہوتی تھی، مورخوں نے اس قسم کی تاریخ لکھنے شروع کر دی کہ جن میں بادشاہوں کے کارنامے ہوتے تھے۔ فلسفیوں نے اپنی افکار و نظریات کے ذریعے جبر و تشدد کو جائز قرار دیا، اگرچہ معاشرے میں ایسے بھی دانشور تھے جو دربار سے دور تھے اور اس ماحول میں بھی اپنی بات کہتے تھے، مگر یہ دانشور یا تو خاموش رہے یا ان کا کام خفیہ ہونے کے سبب ضائع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نیوز وتھ یو کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کل سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر ترکی ڈرامہ ارطغرل کا خوب چرچا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا سنہری دور کی کہانی ہے اور پاکستانیوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ تاریخی شواہد کے مطابق کیا ارطغرل بت پرست اور غیر مسلم تھے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، ترکی کی تاریخ پر ایک بڑا علمی کام 4 سنگین جلدوں پر مشتمل کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی ہے، جس کی تدوین میں ترک اور عثمانی تاریخ پر اتھارٹی پروفیسر سیریا فاروقی معاون مدیر کے طور پر اور ان کے علاوہ دیگر ترک مورخین بھی شامل تھے۔ اس کے پہلے جلد میں 1071 سے 1453 کے زمانے سے متعلق یہ ارطغرل کا نام صرف ایک جگہ پر صفحہ 118 پر مذکور ہے۔ مصنف کے نزدیک ارطغرل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کی موجودگی کا پتہ اس کے بیٹے عثمان کے ایک سکے سے چلتا ہے۔ مصنف کے الفاظ ہیں: اردو میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ معروف اور پڑھی جانے والی کتاب ڈاکٹر محمد عزیر کے 2 جلدوں پر مشتمل دولت عثمانیہ ہے۔ مشہور علمی ادارے دارالمصنفین اعظم گڑھ کے شائع کردہ اس تاریخ کا دیباچہ سید سلیمان ندوی نے لکھا اور اس کتاب کے مقصد مسلمانہ ہند کو ترکوں کے کارناموں سے روشناس کرانا تھا۔ ڈاکٹر عزیز لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ اور ارطغرل غیر مسلم تھے اور قبیلے کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ارطغرل کا بیٹا عثمان تھا۔ اس بات کی طرف توجہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر فراز انجم کے دلائل ہیں، جنہوں نے اپنے ایک حالیہ پوسٹ میں ڈاکٹر عزیز کی اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ ڈاکٹر عزیز ایک مغربی مورخ ہربرٹ ایڈمز گبسن کی شہادت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسٹر ہربرٹ گبسن نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی ہے کہ سگوت میں بود و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ وہ براہ راست ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراساں و ماوراء النہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائی کوچ کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کی اسلام لانے کا کوئی صریح ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے
کہ عثمان کا مورخ اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے غیر مسلم تھے، 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترقی قبیلوں نے جو اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی۔ اس تبدیلی مذہب ہی کا نتیجہ تھا کہ جو 1290 کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سقوط میں سیدھے سادھے زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کی اس زمانے کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح و دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان یہ ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال بھی نہ تھا۔ پھر دفعہ ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو۔ یاد رہے کہ ارطغرل کے باپ کا نام سلیمان شاہ ہونے کے حوالے سے بھی شکوک پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک حقیقی کردار ہونے کی واحد شہادت عثمان کے نام کا ایک سکہ ہے جس میں اس کا نام عثمان بن ارطغرل بن قندوز الپ لکھا گیا ہے۔ سلیمان شاہ کو پہلی مرتبہ ارطغرل کا باپ 1465 میں لکھے گئے انوری کے دستور نامے میں کہا گیا ہے۔ ان دو مستند کتابوں کی شہادت ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ڈرامے کے ارطغرل کا تاریخ کی اور ارطغرل سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ کا ارطغرل تو شاید مسلمان بھی نہ تھا، اور اگر مسلمان تھا بھی تو صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف جہاد کی وہ ساری تفصیلات جو ڈرامے میں دکھائی گئی ہے، وہی اقبال کے الفاظ میں ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ دوستو، ڈرامہ آپ کو پسند ہے تو اسے افسانہ سمجھ کر ضرور دیکھیں، لیکن خدا را اسے اسلام کا ڈرامہ نہ بنائیں۔ کئی زمانوں میں عظیم انسانوں سے متعلق جھوٹی سچی کہانیاں کہہ کر انہیں خدا اور بھگوان کا درجہ دے دیا تھا۔ آج ہم خدا تو نہیں کہتے، لیکن جھوٹی سچی ہیرو ہم نے خوب کھڑے کر رکھے ہیں۔ وطن عزیز میں ایسی جھوٹی ناخداؤں کی پہلے ہی بہتات ہیں۔ برائے مہربانی باہر سے اور درآمد کر کے ماحول کو مزید پراگندہ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نیوز وتھ یو کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے، جہاں کہ پاکستان کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کی حملوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، کرونا سے بھی بڑا عذاب ٹڈی دل کی صورت میں ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ چونکہ ٹڈی دل صرف کھیتوں، کھلیانوں اور دیہاتوں میں تباہی مچا رہا ہے، شاید اس لیے یہ مسئلہ ہمیں قومی ذرائع ابلاغ پر بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا جیسا کہ اسے آنا چاہیے۔ سندھ اور جنوبی پنجاب کے کم و بیش تمام اضلاع سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کافی خطرناک ہیں۔ اب تک لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں اور باغات کو ٹڈی دل کھا پی کر ڈکار مار چکی ہے۔ اس وقت ٹڈی دل کے حملے کسی حاکم وقت اور فیصلہ کن قوتوں کو شاید نظر نہیں آ رہی، اور بے زبان کسانوں کی رسائی بھی بڑے ایوانوں تک نہیں ہے، اور نہ ہی قومی ذرائع ابلاغ کے اعلیٰ حکام اس کی تباہی کے نتائج سے آگاہ ہیں۔ دوستو، ٹڈی دل کی تباہی کے نتائج 4-6 ماہ بعد سامنے آئیں گے، جب غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور زرعی خام مال سے چلنے والی صنعتیں بند ہوں گی، یا انہیں اپنا پیٹ چلانے کے لیے خام مال مہنگے داموں پر امپورٹ کرنا پڑے گا، جس پر بھاری زر مبادلہ بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ ابھی تک ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے جو سپرے کیا گیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور صرف چند بڑے بااثر جاگیرداروں اور زمینداروں کی فصلوں پر کیا گیا ہے۔ غریب اور چھوٹے کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت راتوں کو جاگ کر ٹڈی دل سے نمٹ رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرساں حال نہیں۔ کورونا کی سنگین ترین صورتحال میں بھی
वतन अजीज़ की 70% देही इलाके में ज़िंदगी मामूल पर रही है और खेत लहलहाते रहे। पाकिस्तान अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात में न सिर्फ खुद कफ़ील हैं बल्कि इजनास एक्सपोर्ट भी की जाती है। इस वक्त कपास, गन्ना और चावल जैसी बड़ी और नकद आवर फसलों की काश्त का अमल जारी है, बल्कि कपास से खड़ी फसलों को एक बार टिड्डी दिल खा चुकी है और दोबारा काश्त के लिए कपास का बीज दस्तयाब नहीं है। ज़रा सोचें, आइंदा 6 माह बाद ग़िज़ाई ज़रूरियात कैसे पूरा होंगी और किसानों और काश्तकारों को जो नुकसान हो चुका है उसका अज़ाला कैसे होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मौजूद नाज़रीन, खुद को जमहूरियत और इंसानी हुकूक का अलंबरदार समझने वाला अमेरिका आज पूरी दुनिया की नज़रों में गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, चंद रोज़ कबल पहले अमेरिकी शहर मिनीपोलिस में एक मामूली से जुर्म पर 46 साला स्याह फार्म जॉर्ज फ्लोयड को पुलिस ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि जॉर्ज फ्लोयड घुटी हुई आवाज़ में कह रहे हैं कि उनको सांस नहीं आ रही, जबकि एक पुलिस एहलकार उनकी गर्दन को मुसलसल दबा रहा है, जिससे फ्लोयड हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद अमेरिकी रियासतों में जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, ये बिल्कुल फितरी रद्द-ए-अमल है। स्याह-फाम अफराद की एहतजाज की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई रोज़ गुजरने के बावजूद बदस्तूर कई शहरों में कर्फ्यू का नफाज जारी है। इसके बावजूद स्याह-फाम अफराद की बड़ी अक्सरियत के एहतजाज में कमी नहीं आ रही। अमेरिका में किसी स्याह फार्म का अमेरिकी पुलिस के हाथों हलाकत का ये पहला वाक़ा नहीं है। किल्ड बाय पुलिस.नेट के मुताबिक इस साल अब तक 400 अमेरिकी स्याह फार्म अफराद पुलिस के हाथों हलाक हुए, जबकि एक साल में 1000 के लगभग स्याह फार्म अमेरिकी पुलिस के हाथों हलाक होते हैं। 2014 में अमेरिकी रियासत मैसूरी के शहर फर्गुसन में ब्राउन नाम के एक 18 साल लड़के को भी पुलिस ने हलाक कर दिया था। इस लड़के पर सिगार चोरी करने का इल्ज़ाम था। फर्गुसन में भी ब्राउन की हलाकत के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरीन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में अपनी तवज्जो हासिल की थी। 1960 की दहाई में अमेरिका के शहरों में जब स्याह फार्म अफराद अपने हुकूक के लिए मुजाहरे व एहतजाज करते तो पुलिस उनकी जानिब से ऐसे मुजाहरों पर जो पुरअमन हों गोलियां चलाना मामूल की बात तस्वर की जाती रही। द बेल टाइम मोरसन की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2015 के दौरान 5000 ऐसे छोटे बड़े वाक़यात रिकॉर्ड पर सामने आए कि जिनमें सफ़ेद फार्म अमरियों की जानिब से स्याह फार्म अफराद के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ सामने आईं। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूर है कि अमेरिका जैसे मुल्क में पुलिस के हाथों किसी मासूम शहरी की हलाकत ऐसा वाक़या नहीं होता कि जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। यही वजह है कि अगर कभी कोई सफ़ेद फार्म अमेरिकी पुलिस के हाथों हलाक होता है तो उस सारे वाक़े की बाकायदा तौर पर तफ्तीश की जाती है, और अगर ये बात साबित हो जाए कि पुलिस ने उस शहरी को मार कर ज़्यादती की तो पुलिस वाले को अपनी नौकरी के साथ साथ कैद की सज़ा भी भुगतना पड़ती है। मगर हक़ाइक़ से साबित होता है कि अमेरिकी स्याह फार्म अफराद को हलाक करने के बावजूद पुलिस को किसी ठोस तफ्तीशी मराहल से नहीं गुजरना पड़ता। अमेरिकी अखबार दी वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका में 50 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं और उनमें वाज़ेह अक्सरियत स्याह फार्म अफराद की है। स्याह फार्म नौजवान नौकरियां न मिलने के बास जराइम की तरफ भी ज़्यादा माइल हैं। अभी कोरोना वायरस के फैलने के बाद स्याह फार्म अमरीकियों की अक्सरियत को भी नस्ली तअस्सुब का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अमेरिका में बड़ी तादाद में स्याह फार्म अफराद कोरोना से भी मुतासिर हुए और अपनी जान से भी गए। ओबामा की सूरत में ऐसे स्याह फार्म अफराद भी नज़र आते हैं जो अमेरिका के आला तरीन रियासती ओहदों तक पहुँचे, मगर दुनिया की दीगर ममालिक की नस्ली व लिसानी और मजहबी अक़लियतों की तरह जब किसी अक़लियत के चंद अफराद कई तरह के समझौतों के बाद आला ओहदे या पोजीशन हासिल कर लेते हैं तो वो तबक़ाती हवाले से अशराफिया का ही हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में अपनी नस्ल या कौम के मसाइल को हल करना तो दूर, उनको बुनियादी इंसानी हुकूक दिलाना भी उनकी तरजीहात में शामिल नहीं रहता। यही वजह है कि कई स्याह फार्म अमेरिकी आला तरीन ओहदों तक पहुँचने के बावजूद स्याह फार्म की अक्सरियत को उनके जायज़ हुकूक न दिला सके। स्याह फार्म अमरीकियों के ख़िलाफ़ नस्ली
तअस्सुब देखकर यही एहसास उभरता है कि अपनी ज़ाहिर में तो वो बेशक अमरीकी मुआशरा तरक्की पसंद लिबरल और सेकुलर हो चुका है, मगर अपने बातिन में वो अब भी रूट्स नावल के अहद में रह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात। जी हाँ दोस्तों, सेनिथा डी रिची नामी अमरीकी खातून ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराज़ी का इल्ज़ाम आयद किया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सेनिथा डी रिची ने 5 जून 2020 को एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि उस वीडियो में उन्होंने कौन सी बातें की हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सेनिथा डी रिची कहती हैं कि मेरे पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार तजुर्बे रहे हैं, मगर कुछ बुरे और मुनफी तजुर्बात भी उसका हिस्सा हैं। बहुत सी देखने वाले 18 साल से कम उम्र के हो सकते हैं, क्योंकि मैं इस ट्रांसमिशन में बहुत हिसास मालूमात शेयर करने जा रही हूँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे हिरासमेंट कई सालों से चलती आ रही है और आप में से जो ज़्यादा नहीं जानते, मैं उनसे मेरी 3 हफ़्ता पहले वाली वीडियोस देखने का कहूँगी, जिसमें पहले 10 साल की मालूमात मैंने 10 मिनट में बयान की है। मेरा 2009 से पाकिस्तान आना जाना था, मगर मैं 2010 में पाकिस्तान मुंतकिल हो गई और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मदऊ किया जब आसिफ अली जरदारी सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। आगाज़ में तो मामलात बड़े खुशगवार थे, मुझे बड़ी सहूलतें दे दी गई। मुझे यहाँ की सियासी जंग जो तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, ज़रा आइडिया न था। मैं तहरीक इंसाफ को 2010 और 2011 में असिस्ट कर रही थी। बाज़न मुझे पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे इससे अलहदा करना चाहती है। आज रात मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात पर फोकस करूंगी और इस घटिया पैगामात, फ़ोन कॉल्स जिनसे मैं गुज़र रही हूं। दोस्तों, सेनिथा मज़ीद कहती है कि ये जंग दर हकीकत ट्वीट से मुतल्लिक नहीं, ये जंग उनसे मुतल्लिक है जो दूसरों का एहतसाल करते हैं, खुसूसा ख़वातीन और महरूम तबकों का, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और वो जानती है कि मैं ऐसे अफराद को बेनकाब कर सकती हूँ। दोस्तों, याद रहे कि कुछ दिन पहले सेनिथा ने कुछ ट्वीट्स किए थे जो बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अच्छा खासा रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया था। दोस्तों, सेनिथा डी मज़ीद कहती है कि मैं दोबारा कहूँगी कि मैं यहाँ वो मवाद शेयर नहीं करना चाहूँगी, मगर मैं कुछ ट्विटर पर कह रही हूँ, मेरे पास उन सब के सबूत हैं। अब पिछली जुमा को जब से मैंने FIA में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, मैं DGA के साथ बराह रास्त राब्ते में हूँ और मैंने सबका तफ्तीश से मुतल्लिक भी पूछा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत पर की जा रही थी, क्योंकि जब मैं डिप्लोमेट के साथ मिलने गई तो वो तफ्तीशकार नहीं गैर जानिबदार लगा और ना ही मकबूल लगा, वो मेरे साथ गैर ज़रूरी जारहाना रहा। लिहाजा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की रिहायशी होते हुए पाकिस्तान के तमाम कवानीन की पैरवी करती हूँ। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ, आप में से कुछ जानते भी होंगे कि मुझे जान और जिनसी ज़्यादती की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी मेरी माई बाप हैं, ये कुछ लोगों का कहना है। हमारे पास फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स दावा करते हैं, जिनमें कुछ सऊदी अरब और दुबई से भी हैं। और यहाँ मैं सऊदी अरब और दुबई हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए उन अफराद को अंजाम तक पहुँचाया जो मुझे हिरास कर रहे थे। मैं वक्त आने पर अपने से मुतल्लिक तमाम मालूमात मीडिया के साथ शेयर करूँगी, मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि साबिक सेनेटर
मिस सहर ने FIA के DG और फॉरेन ऑफिस को खत लिखा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि ऐसे अफराद मुझे ब्लॉक कर देते हैं और मुझसे बात करने से डरते हैं। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं तो मुझे ब्लॉक क्यों करते हो? ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ ऐसी पार्टी से है जो खुद को प्रोग्रेसिव और जमहूरी कहते हैं, उनके मर्द मुझे नंगी तस्वीर क्यों मैसेज करते हैं? ये मर्द मुझे जिनसी ज़्यादती की धमकियाँ क्यों देते हैं? क्यों मुझसे मेरा पता मांगते हैं? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि 2011 में पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की। मुझे मखदूम शहाबुद्दीन और यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिस्मानी तौर पर भी हिरासा किया, वो भी सदर पाकिस्तान के घर में। और मैं इसकी मुकम्मल मालूमात गैर जानिबदार सहाफ़ियों से शेयर कर सकती हूँ। मैं पहले ही अपने ट्रस्ट लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। खुदा जाने आगे क्या होगा। दोस्तों, सेनिथा रिची के मसले के बाबत दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने अमेरिकी सहाफ़ी सेनिथा रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवार ने समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि अमेरिकी सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुहिम चलाई है। दरख्वास्त में कहा गया कि सोशल मीडिया से सेनिथा रिची का ट्वीट डिलीट कराने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA को दरख्वास्त दे दी गई थी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए FIA को भी दरख्वास्त दी गई, मगर उन दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अदालत मुकदमा दर्ज करने की अहकामात जारी करे। बाज़न अदालत ने दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी करते हुए 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। इससे कबल एडिशनल सेशन जज आबदा सजाद ने एक शहरी वकास अब्बासी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस को भी नोटिस जारी करते हुए 8 जून तक जवाब तलब कर रखा है। दोस्तों, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काफ़ी सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर सच में अमेरिकी खातून के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है तो इतने साल वो कहाँ थी और उसने इस बात को क्यों छुपाया। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे किसी सियासी ताकत का हाथ है या पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ कुव्वतें काम कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, माली साल 2020 और 21 में भी मुल्क की मईशत का संभलना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, रवां माली साल मईशत को कोरोना से 2600 अरब के नुकसान का अंदेशा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रवां माली साल के अख्ताम पर FBR की टैक्स कलेक्शन 3908 अरब होगी, जबकि दूसरी तरफ FBR को रवां माली साल 2020 और 21 में 900 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख भी यही कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल में ये मुश्किल तरीन बजट पेश होने जा रही है। तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी पार्टी इजलास को ब्रीफिंग में मशीर ख़जाना का कहना था कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद बेहतर बजट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मज़ीद उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासिर होने वालों को बजट में रिलीफ देना है और ऐसा रिलीफ देना चाहते हैं कि जिससे आम आदमी को रोज़गार और खुराक में रिलीफ मिल सके। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनाने का फ़ैसला किया गया है। वफाकी बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने की IMF शराइत को शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि टैक्स अहदाफ से मुतल्लिक IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ IMF की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्रर की जाएंगी। दोस्तों, वज़ीर आज़म की मुस्बत और आवाम दोस्त ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन अदाद व शुमार के आईने में देखने से ये हकीकत खुलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दूसरे साल बेरोज़गारी की शरह बढ़कर 8.53% हो गई है, जबकि 10 लाख अफराद इसी साल ही बेरोज़गार हो चुके हैं।
दोस्तों देखा जाए कि नून लीग की हुकूमत के खात्मे पर बेरोज़गारी की शरह 5.8% थी, जबकि मौजूदा हुकूमत की वजारत मनसूबाबंदी ने अगले माली साल के दौरान बेरोज़गारी की शरह 9.6% तक जाने की पेशन गोई की है, जिसका मतलब ये है कि 8.5 लाख मज़ीद अफराद बेरोज़गार हो सकते हैं। कोरोना ने मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया है, कारोबार में तहतुल आया है, लाखों मज़दूर भी बेरोज़गार हो गए हैं, महसूलात और तरसीलात ज़र में भी कमी आई है, नई सरमायाकारी रुक गई है। ऐसे में नए बजट में 2500 से 3000 अरब रुपए के खसारे का अंदेशा भी किया जा चुका है। दोस्तों जबकि आलमी बैंक ने पेशन गोई की है कि आइंदा साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी शरह नमू मनफी 1% रहेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर पहले ही बहुत दबाव है। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में 1.17 अरब डॉलर की कमी बताई जाती है। इन हालात में हुकूमत को बहुत सोच समझकर माली पॉलिसियाँ बनाना पड़ेंगी। दोस्तों मुनासिब होगा कि नई बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार के बजाय मुल्की वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। नया बजट 12 जून को पेश किया जाने वाला है। तवक्को है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ये आम आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूजीलैंड ने आखिरकार कोरोना वायरस को कैसे शिकस्त दे दी, और ये भी हम देखेंगे कि उनके पास ऐसा कौन सा मॉडल था जिसकी वजह से 2-3 माह के ही अंदर उन्होंने कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। दोस्तों क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड से कुछ सीख सकता है? क्या पाकिस्तान में न्यूजीलैंड मॉडल अप्लाई हो सकता है? मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों 8 जून 2020 को न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि न्यूजीलैंड ने कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। और वहाँ पर बैठे किसी शख्स ने उनसे सवाल किया कि जब आपको पता चला कि न्यूजीलैंड ने कोरोना को मुकम्मल तौर पर हरा दिया है तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? तो वो मुस्कुरा कर बोली, आई डिड लिटिल डांस। दोस्तों कोरोना की न्यूजीलैंड में शिकस्त का सारा क्रेडिट उनकी प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न और उनकी सारी टीम को ही जाता है। मौजूद नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वो लोग कौन थे जो जेसिंडा की टीम में शामिल थे? दोस्तों वो लोग सिर्फ डॉक्टर्स या साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि न्यूजीलैंड का पूरा अवाम उनके साथ था। जेसिंडा आर्डर्न ने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि आवर टीम ऑफ 5 मिलियंस। दोस्तों जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि कोरोना को मैंने और मेरी टीम ने मिलकर शिकस्त दी, और वो टीम न्यूजीलैंड के 50 लाख लोग ही हैं। दोस्तों उन्होंने न्यूजीलैंड के पूरे अवाम को ही अपनी टीम में शामिल कर रखा था, क्योंकि न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 50 लाख तक ही है। मौजूद नाज़रीन, तो आइए जानते हैं कि वो कौन से इक़दाम थे जो न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कोरोना के अगेंस्ट लिए और उसे मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। मौजूद नाज़रीन, 25 मार्च 2020 रात के 12 बजे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न ने मुकम्मल तौर पर न्यूजीलैंड को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टे एट योर होम। उन्होंने बिजनेस एक्टिविटीज़, सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी और लोगों से दरख्वास्त की थी कि बराए मेहरबानी अपने घर पर ही रहें, क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रिस्क था और उस रिस्क को कम करने के लिए उन्होंने ये इक़दाम लिए थे। दोस्तों तो ये थी न्यूजीलैंड की लॉकडाउन की लेवल 4, जबकि अब लेवल 1 पर आ चुका है। दोस्तों 27 अप्रैल 2020 को न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने लेवल 4 को हटाकर लेवल 3 नाफिज कर दिया। इस लेवल 3 में भी बीमारी को रोकना ही था, लेकिन लेवल 4 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा था। लेकिन लेवल 3 का मतलब ये था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर भी मुकम्मल लॉकडाउन था, लेकिन लेवल 4 से ये थोड़ा कुछ डिफरेंट था।
जबकि लेवल 4 में स्कूल, कॉलेजेस, गैदरिंग्स, ट्रैवलिंग सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन लेवल 3 में इन सब चीज़ों को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन कुछ SOPs के तहत। दोस्तों 13 मई 2020 को न्यूजीलैंड का लॉकडाउन लेवल 3 से होकर लेवल 2 पर आ पहुंचा और इस लेवल 2 में न्यूजीलैंड के अवाम को मज़ीद रियायतें दी गई, जैसे कि कुछ स्कूल्स खोल दिए गए, 100 लोगों तक गैदरिंग की इजाज़त दे दी गई, ट्रांसपोर्टेशन खोल दी गई, बिजनेस एक्टिविटीज़ खोल दी गई, लेकिन फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का अभी भी मयार बरकरार रखा जा रहा था। दोस्तों 8 जून 2020 को न्यूजीलैंड लेवल 2 से होते हुए लेवल 1 तक आ पहुंचा और लेवल 1 तक पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड ने पूरा मुल्क ही खोल दिया, सारी मुल्क की एक्टिविटीज़ बहाल हो गई। लेकिन दोस्तों लेवल 1 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अप्लाई की जा रही है, जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। दोस्तों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि न्यूजीलैंड का कोई भी बंदा अपने मुल्क के अंदर ही अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, क्योंकि अगर वो कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो उसे ट्रेस किया जाए, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि ये कोरोना पॉजिटिव किस जगह से आया है। दोस्तों 75 दिन गुजरने के बाद न्यूजीलैंड ने कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी। नाज़रीन, क्योंकि उनके लॉकडाउन करने का जो तरीका था वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ने अपने लॉकडाउन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें पहले हिस्से में न्यूजीलैंड को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया था, जबकि दूसरे हिस्से में रिस्ट्रिक्शन लगाकर आवाम को कुछ रियायतें दी गई, जबकि तीसरे हिस्से में उन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की कि वबा को कम किया जाए, जबकि चौथे हिस्से में हालांकि एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, फिर भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पॉलिसी अप्लाई की जा रही है। दोस्तों अगर पाकिस्तान चाहे तो अपने लॉकडाउन को भी इफ़ेक्टिव बना सकता है। दोस्तों अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इस मॉडल को अपनाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत और यहाँ के अवाम दोनों कन्फ्यूज़ हैं कि इस वबा को कैसे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में 1,13,000 से भी ज़ायद कोरोना केसेस तजावुज़ कर गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान एशिया के मुतासिर होने वाले टॉप 4 कंट्रीज़ में आ रहा है। दोस्तों ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, जो वतन अजीज़ के लिए काफ़ी ख़तरे का बास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों जानिए दुनिया के 10 अजीब और दिलचस्प हक़ाइक़। हमें पता है दोस्तों कि आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आप जानकर सच में हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो आपको वहां कोका कोला और पेप्सी दोनों दस्तयाब मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के 2 ऐसे वाहिद मुल्क हैं जहां पे आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिमाली कोरिया और क्यूबा वो वाहिद जगह हैं जहां आपको कोका कोला नहीं मिल सकती। BBC के मुताबिक अगर चाहिए फैज़ी ड्रिंक अमला हर जगह फ़रोख्त की जाती है, लेकिन इसने अभी तक सरकारी तौर पर शिमाली कोरिया या क्यूबा तक नहीं जाना है। इसकी वजह यह है कि ये ममालिक तवील मुद्दती अमरीकी तिजारत की पाबंदी के तहत हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां पे दुनिया की पूरी आबादी फिट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी 7.5 अरब से ज़्यादा है और जाहिर है ये तादाद बहुत बड़ी लग रही है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक अगर आप ये जान लें कि अगर उन लोगों में से हर एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो तो वो उस शहर की 500 मुरब्बा मील के फासले पर फिट बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस शहर का नाम है लॉस एंजलिस।
फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला नाम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे फेमस नाम मोहम्मद है। मोहम्मद को दुनिया का एक मशहूर नाम ख्याल किया जाता है। जॉन, जेम्स, मरियम और जेन को एक तरफ छोड़ दें, ये दुनिया का सबसे मशहूर नाम मोहम्मद है। इंडिपेंडेंट के मुताबिक दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 150 मिलियन मर्द और लड़के इस नाम को बांटते हैं। मकबूलियत ये है कि इस्लामी नबी के बाद हर पहलूटी बेटे का नाम रखने की एक मुस्लिम रवायत है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का खामोश तरीन कमरा कहाँ वाक़ है? जी हाँ नाजरीन, दुनिया का खामोश तरीन कमरा रियासत वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट की सदर दफ्तर में वाक़ है। ये कमरा 20.35 dB की पस मंज़र के शोर की पैमाइश करता है, जो इंसानी समात की दहलीज से 20 डेसिबल है और इस जगह की पिछली रिकॉर्ड को तोड़ देता है, जो CNN के मुताबिक सियारे की सबसे पुरसुकून मकामात समझे जाते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनूबी सूडान दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क है? जी हाँ नाजरीन, कुछ ममालिक सैकड़ों साल पुराने हैं, जबकि दूसरे हज़ारों साल से अपनी कौम की तारीख का पता लगा सकते हैं। लेकिन शिमाली अफ्रीका में वाक़ जनूबी सूडान ने अभी सूडान से 2011 में अपनी आज़ादी हासिल की थी, जो उस वक्त उस दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क बताया जाता है। फैक्ट नंबर 6 क्या दोस्तों आप जानते हैं 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद आलमी आबादी में उनका कितने फ़ीसद हिस्सा है? दोस्तों, अगरचे इंसानी आबादी की अक्सरियत इस वक्त 30 साल से कम उम्र है, लेकिन अब भी हमारे दरमियान बहुत से बूढ़े लोग मौजूद हैं। दर हकीकत ज़मीन पर 12.3% अफराद की उम्र 60 साल और उससे ज़्यादा है। तवक्को है कि 2050 तक ये तादाद 20% तक पहुंच जाएगी। फैक्ट, बरतानवी शाही ख़ानदान के अलावा इस सियारे पर 43 ऐसे ममालिक भी हैं जहां अब भी शाही ख़ानदान मौजूद हैं। हो सकता है कि बरतानवी शाही ख़ानदान सियारे का सबसे मशहूर शाही ख़ानदान हो, लेकिन अब भी बहुत से दूसरे उमरा बाकी हैं। मजमूई तौर पर वहाँ 28 शाही ख़ानदान हैं, जो जापान, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, भूटान, थाईलैंड, मोनाको, स्वीडन, नीदरलैंड और लिechtenstein स्टेट समेत दुनिया के कुल 43 ममालिक पर हुक्मरानी करते हैं। फैक्ट नंबर 9 क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड में कितने अफराद की मौत होती है? जी हाँ दोस्तों, जबकि हर सेकंड में ज़मीन पर 4 बच्चे पैदा होते हैं, तो हर सेकंड में करीब 2 अफराद की मौत होती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक ही वक्त में करीब 2 अफराद इंतकाल कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर मिनट में 105 अफराद मरते हैं और हर घंटे में 6316 अफराद मरते हैं, जबकि 1,51,600 अफराद हर रोज़ मरते हैं और हर साल में 55.3 मिलियन लोग मरते हैं। फैक्ट नंबर 10 इंटरपोल का आगाज़ 1914 में हुआ, जबकि 24 ममालिक की कानूनी पेशावर अफराद मफरूर मुलज़िमान को पकड़ने पर तबादला ख्याल करने के लिए इकट्ठे हुए। उन दिनों इंटरपोल पूरी दुनिया में खामियों का सुराग लगाने के लिए मशहूर थी, लेकिन इस ग्रुप की पूरी तरह 1914 की तारीख में, जब मोनाको में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस का इंतकाद किया गया था। उस मुलाकात में 24 ममालिक की पुलिस और अदालती नुमाइंदे बैनुल अक़वामी तहकीकात के दायरे को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में पुलिस अफवाज के माबैन रवाबित को बेहतर बनाने के मकसद के साथ इकट्ठे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, जानिए दुनिया के 10 अजीब और दिलचस्प हक़ाइक़। हमें पता है दोस्तों कि आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आप जानकर सच में हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से।
दोस्तों ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो आपको वहाँ कोका कोला और पेप्सी दोनों दस्तयाब मिलेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के 2 ऐसे वाहिद मुल्क हैं जहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिमाली कोरिया और क्यूबा वो वाहिद जगह हैं जहाँ आपको कोका कोला नहीं मिल सकती। बीबीसी के मुताबिक अगरचे ये फैज़ी ड्रिंक अमला हर जगह फ़रोख्त की जाती है, लेकिन इसने अभी तक सरकारी तौर पर शिमाली कोरिया या क्यूबा तक नहीं जाना है। इसकी वजह यह है कि ये ममालिक तवील मुद्दती अमरीकी तिजारत की पाबंदी के तहत हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ पे दुनिया की पूरी आबादी फिट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी 7.5 अरब से ज़्यादा है और जाहिर है ये तादाद बहुत बड़ी लग रही है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक अगर आप ये जान लें कि अगर उन लोगों में से हर एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो तो वो उस शहर की 500 मुरबा मील के फासले पर फिट बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस शहर का नाम है लॉस एंजलिस। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपको क्या पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाला नाम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे फेमस नाम मोहम्मद है। मोहम्मद को दुनिया का एक मशहूर नाम ख्याल किया जाता है। जॉन, जेम्स, मरियम और जेन को एक तरफ छोड़ दें, ये दुनिया का सबसे मशहूर नाम मोहम्मद है। इंडिपेंडेंट के मुताबिक दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 150 मिलियन मर्द और लड़के इस नाम को बांटते हैं। मकबूलियत ये है कि इस्लामी नबी के बाद हर पहलूटी बेटे का नाम रखने की एक मुस्लिम रवायत है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का खामोश तरीन कमरा कहाँ वाक़ है? जी हाँ नाजरीन, दुनिया का खामोश तरीन कमरा रियासत वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट की सदर दफ्तर में वाक़ है। ये कमरा 20.35 dB की पस मंज़र के शोर की पैमाइश करता है, जो इंसानी समात की दहलीज से 20 डेसिबल है और इस जगह की पिछली रिकॉर्ड को तोड़ देता है, जो CNN के मुताबिक सियारे की सबसे पुरसुकून मकामात समझे जाते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनूबी सूडान दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क है? जी हाँ नाजरीन, कुछ ममालिक सैकड़ों साल पुराने हैं जबकि दूसरे हज़ारों साल से अपनी कौम की तारीख का पता लगा सकते हैं। लेकिन शिमाली अफ्रीका में वाक़ जनूबी सूडान ने अभी सूडान से 2011 में अपनी आज़ादी हासिल की थी, जो उस वक्त उस दुनिया का सबसे कम उम्र मुल्क बताया जाता है। फैक्ट नंबर 6 क्या दोस्तों आप जानते हैं 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद आलमी आबादी में उनका कितने फ़ीसद हिस्सा है? दोस्तों, अगरचे इंसानी आबादी की अक्सरियत इस वक्त 30 साल से कम उम्र है, लेकिन अब भी हमारे दरमियान बहुत से बूढ़े लोग मौजूद हैं। दर हकीकत ज़मीन पर 12.3% अफराद की उम्र 60 साल और उससे ज़्यादा है। तवक्को है कि 2050 तक ये तादाद 20% तक पहुंच जाएगी। फैक्ट, बरतानवी शाही ख़ानदान के अलावा इस सियारे पर 43 ऐसे ममालिक भी हैं जहां अब भी शाही ख़ानदान मौजूद हैं। हो सकता है कि बरतानवी शाही ख़ानदान सियारे का सबसे मशहूर शाही ख़ानदान हो, लेकिन अब भी बहुत से दूसरे उमरा बाकी हैं। मजमूई तौर पर वहाँ 28 शाही ख़ानदान हैं जो जापान, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, भूटान, थाईलैंड, मोनाको, स्वीडन, नीदरलैंड और लिechtenstein स्टेट समेत दुनिया के कुल 43 ममालिक पर हुक्मरानी करते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, वो शहर जापान में वाक़ है जिसका नाम टोक्यो है। टोक्यो 37 मिलियन बाशिंदों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर न सिर्फ जापानी मयार के लिहाज से है, बल्कि दुनिया भर के शहरों के मुकाबले में भी टोक्यो एक उरूज पर मुश्तमिल है। राइटर्स के मुताबिक आबादी के लिहाज से जब बात की जाए तो ये टोक्यो में तकरीबन 37 मिलियन अफराद की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अगला सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, जो एक हिंदुस्तान का कैपिटल है। उसकी कुल आबादी 29 मिलियन है और थर्ड नंबर पर शंघाई है, जिसकी कुल आबादी 26 मिलियन है। फैक्ट नंबर 9 क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड में कितने अफराद की मौत होती है?
جی ہاں دوستو، جبکہ ہر سیکنڈ میں زمین پر 4 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہر سیکنڈ میں قریب 2 افراد کی موت ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک ہی وقت میں قریب 2 افراد انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر منٹ میں 105 افراد مرتے ہیں اور ہر گھنٹے میں 6316 افراد مرتے ہیں، جبکہ 1,51,600 افراد ہر روز مرتے ہیں اور ہر سال میں 55.3 ملین لوگ مرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، انٹرپول کا آغاز 1914 میں ہوا، جبکہ 24 ممالک کی قانونی پیشہ ور افراد مفرور ملزمان کو پکڑنے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان دنوں انٹرپول پوری دنیا میں خامیوں کا سراغ لگانے کے لیے مشہور تھی، لیکن اس گروپ کی پوری طرح 1914 کی تاریخ میں جب موناکو میں انٹرنیشنل کرمنل پولیس کانگریس کا انعقاد کیا گیا تھا، اس ملاقات میں 24 ممالک کی پولیس اور عدالتی نمائندے بین الاقوامی تحقیقات کے دائر کو بڑھانے کے لیے مختلف ممالک میں پولیس افواج کے مابین روابط کو بہتر بنانے کے مقصد کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، نیوز وتھ یو کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جانیں گے دنیا کے دوسرے بڑے کانٹیننٹ افریقہ کے 8 بڑے عجیب اور دلچسپ حقائق۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں فیکٹ نمبر 1 سے۔ ناظرین، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اینوفیلیز نامی مچھر کے کاٹنے سے لوگوں کو ملیریا ہو جاتا ہے، لیکن شاید آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ دنیا کے 90% ملیریا کے واقعات کہاں پر ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، دنیا کے 90% ملیریا کے کیسز صرف افریقہ کانٹیننٹ میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ افسوسناک اعداد و شمار اس وقت اور بھی خراب ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر روز برائے اعظم میں اس بیماری سے 3000 کے قریب بچے مرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، دوستو دریائے نیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن شاید یہ بات آپ نہیں جانتے کہ دریائے نیل کا گھر کہاں ہے۔ دوستو، افریقہ دنیا کا سب سے طویل دریائے نیل کا گھر مانا جاتا ہے۔ دریائے نیل کی لمبائی 4160 میل سے بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگ اس مشہور ندی کو مصر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ اس ندی کا ایک اچھا تناسب اس ملک میں ہی بہتا ہے اور کانگو، کینیا، سوڈان، ایتھوپیا سے بھی بہتا ہے۔ ایتھوپیا میں دریا کے کنارے وہ جگہ ہے جہاں ایک بار دنیا کی پہلی اور قدیم تہذیب پائی جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، دوستو یہ بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ غلامی کے حوالے سے افریقہ کے لوگ پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ افریقن لوگ آخر غلام کیسے بنے تھے۔ جی ہاں دوستو، قدیم افریقہ میں بہت سے مختلف طریقے تھے جن سے کوئی شخص غلام بن سکتا تھا۔ بہت سے غلام جنگ کے اسیر تھے۔ ان غلاموں کو اکثر دور دراز کی زمینوں پر فروخت کیا جاتا تھا تاکہ انہیں گھر سے فرار ہونے سے بچایا جا سکے۔ بعض اوقات لوگ قرضوں کی ادائیگی کے لیے ایک مدت کے لیے غلام بن جاتے تھے یا انہیں جرم کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ غلاموں سے پیدا ہونے والے بچے بھی غلام بن جاتے تھے۔ فیکٹ نمبر 4، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کا پتہ پہلی بار انسانوں نے کب لگا لیا تھا؟ جی ہاں دوستو، افریقہ کا پتہ انسانوں نے پہلی بار 322 قبل مسیح میں ہی لگا لیا تھا۔ اس وقت میں سکندر اعظم نے سب سے پہلے سکندریہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد رومن سلطنت نے شمالی افریقہ کی بحیرہ روم کے ساحل کے ایک بڑی تناسب کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی اور یکجا ہونے کا آغاز کیا تھا۔ فیکٹ نمبر 5، دوستو افریقہ میں 5 مشہور ریکارڈ توڑنے والے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ افریقہ کا دوسرا حقائق ہمیں براہ اعظم کے جانوروں کی سلطنت کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جاتا ہے، جبکہ افریقہ میں جنگلات کی زندگی عام طور پر بولی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ستنداری جانور افریقی ہاتھی یہاں پایا جاتا ہے، جیسا کہ زمین کا سب سے تیز زمینی جانور چیتا بھی یہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کو گوریلا مل جائے گا جو دنیا کا سب سے بڑا پریمیٹ ہے، اور نیل مگرمچھ جو دنیا کا سب سے بڑا رینگنے والا جانور ہے۔ آخرکار افریقہ بھی اس دنیا کا حصہ ہے۔ فیکٹ نمبر 6،
दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कबीलों के रूप में अपनी ज़िंदगी जंगलों में बसर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 3000 के लगभग कबीले अफ्रीका की जंगलों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ लोगों के ख्याल में ये आदाद व शुमार एक संगीन कम ज़ाया हो सकती हैं। असल तादाद के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि मुल्क का सबसे कदीम कबीला सान है, जो सहराए कलहारी में रहता है और अब एक काश्तकारी कबीला बन चुका है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि हज़ारों साल पहले वो दरअसल शिकारी कबीला ही था। शायद अब सबसे मशहूर और पहचाने जाने वाला कबीला तोसी बन चुका है। कबीला रवांडा और बुरुंडी में दूसरी बड़ी ज़ात मानी जाती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में अगर किसी इंसान की मौत वाक़ई हो जाए तो उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार उसकी मैयत के ऊपर रोते हैं और काफ़ी दिनों तक सोग मनाते हैं। लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि आखिर वो कौन से इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले रोने का रिवाज कायम किया था। जी हाँ दोस्तों, वो अफ्रीकन ही लोग थे जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले रोने का कल्चर कायम किया था। दोस्तों, ये ख्याल किया जाता है कि अफ्रीकी अफराद उन लोगों की लाशों को मातम करने वाले पहले लोगों में शामिल थे। तकरीबन 9 लाख साल पहले ये हकीकत उस वक्त दरियाफ्त की गई। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से सबसे पहले आज़ादी का ऐलान करने वाला मुल्क कौन सा था और कब उसने आज़ादी हासिल की? जी हाँ दोस्तों, 1950 की दिहाई में लीबिया आज़ादी का ऐलान करने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया था। दोस्तों, 1950 की दिहाई मुल्क लीबिया में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव और तब्दीली की दिहाई थी। उस वक्त अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ममालिक ने साम्राज्य हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और उस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले लीबिया ने इंतज़ाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में लाए हैं यूरोप के 7 बड़े अजीब और दिलचस्प हक़ाइक़। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। जी हाँ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस का वो कौन सा शख्स है जिसके नाम से हर शहर में एक गली उनके नाम से ही बनी है? जी हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है विक्टर हुगो। फ्रांस अपने सबसे मशहूर शायर और अदीब विक्टर हुगो को एजाज़ देते हुए उसके नाम से अपने मुल्क के हर एक शहर में एक गली उनके नाम से बनाई है। दोस्तों, हुगो ने रोमांटिक तहरीक के हिस्से के तौर पर न सिर्फ लेस मेजरेबल्स और दी हंच बेक ऑफ नोट्री डेम लिखा था, बल्कि वो अपने मुल्क के लिए बहुत सरशार था और एक सियासी वकील की हैसियत से खिदमत अंजाम देता रहा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां आप अपने बच्चों के नाम अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते। जी हाँ नाज़रीन, उस मुल्क का नाम है डेनमार्क। दोस्तों, वहाँ की सरकार ने 7000 के करीब कुछ नाम मुंतखब किए हुए हैं और आप अपने बच्चों के नाम उस हुकूमत की बनाई हुई लिस्ट से ही उठा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का नाम कोई और रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ की सरकार को एप्लीकेशन लिखनी होगी और जब तक वहाँ की हुकूमत आपकी एप्लीकेशन को मंजूर ना कर ले तब तक आप कोई और नाम मुंतखब नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में सिंगल पालतू जानवर रखना कानूनी जुर्म है? जी हाँ नाज़रीन, स्विस गवर्नमेंट का ख्याल है कि पालतू जानवर के लिए साथी न होना ये ज़ालिमाना रवैया है। दोस्तों, अगर आपको अपने पालतू जानवर के लिए कोई साथी चाहिए तो वहाँ ऐसी कंपनियाँ भी मौजूद हैं जो आपको किराए पर उस जानवर के लिए साथी फराहम करती हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला अवामी म्यूज़ियम कौन सा था? जी हाँ दोस्तों, उस म्यूज़ियम का नाम था ब्रिटिश म्यूज़ियम, जो लंदन में वाक़ है। दोस्तों, इस म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश किया गया 1753 में
और जबकि आवाम के लिए खोला गया 1759 में। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक कहते हैं कि इस म्यूज़ियम की कलेक्शन 8 मिलियन से लेकर 13 मिलियन तक है, जबकि नुमाइश के लिए सिर्फ 1% ही दिखाया जाता है। दोस्तों, ये इदारा एक अवामी इदारा है। इंसानी तारीख़, फ़न और सकाफ़त इसकी तकरीबन कामों का मुस्तकिल ज़ख़ीरा सबसे बड़े और जामे वजूद में है, जिसे सल्तनत बरतानिया दौर के दौरान वसी पैमाने पर हासिल किया गया था। दोस्तों, इसमें इंसानी इब्तिदा से लेकर अब तक की सकाफ़त की कहानी को दस्तावेज़ी शक्ल दे दी गई है। नाज़रीन, ये दुनिया का पहला अवामी म्यूज़ियम था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जिसने अपनी आवाम पर संडे के दिन अपने लॉन में काम करना, गार्डन में घास काटना, कपड़े धोना या सुखाना, इन सब पर पाबंदी आयद कर दी है। अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। नाज़रीन, स्विस गवर्नमेंट का ख्याल है कि संडे का दिन आराम करने का दिन है और वो ये चाहते हैं कि उनका आवाम इस दिन से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो। फैक्ट नंबर 6। नाज़रीन, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि मच्छर एक ऐसी मखलूक है जो दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आप ये बात बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते। जी हाँ नाज़रीन, उस मुल्क का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर मच्छर नहीं पाए जाते। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे कि शराब एक ऐसा ड्रिंक है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। नाज़रीन, इस शराब का 45% सिर्फ यूरोप ही बनाता है। यूरोपीय यूनियन में 21 ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ शराब तैयार करते हैं। यूरोपीय यूनियन अंगूर के बागों और सार्फिन की मदद के लिए शराब की किस्मों की वाज़ेह लेबलिंग को यकीनी बनाने के लिए शराब की जून को बायकायदा करता है। यूरोप के हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है कि दुनिया की शराब और कशमकश का तकरीबन 45% यूरोपीय यूनियन के दाह की बारियों से आता है। दुनिया में शराब पैदा करने वाले 3 सबसे बड़े ममालिक यूरोपीय यूनियन के तमाम मेंबर ही हैं, जिसमें इटली, फ्रांस और स्पेन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ विथ यू की दुनिया में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दुनिया के 6 इंतहाई ख़तरनाक मकामात के बारे में। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नाज़रीन, ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पाए जाने वाली जगह कहाँ पर वाक़ है। नाज़रीन, उस जगह का नाम है शाम मुल्क। जी हाँ दोस्तों, शाम मुल्क में तवील मुद्दत की जंगों और उसके बाद होने वाले इंतशार का एक मुस्तकिल हदफ होने के नाते वहाँ के बाशिंदे हमेशा मौत का सामना करने के खौफ में रहते हैं। उस जंग में खाने पीने और अद्वियात की कमी की वजह से हज़ारों अफराद हलाक हो गए, जबकि लाखों अफराद बेघर हो गए। दोस्तों, दुनिया की दूसरी बड़ी ख़तरनाक जगह है जिसका नाम है डेनाकिल सहरा, जो मशरक़ी अफ्रीका में वाक़ पाई जाती है। ये सहरा अपने बड़े कस्बे की वजह से 3 मुल्कों तक फैला हुआ है। दोस्तों, ये सहरा दुनिया के दूसरे सहराओं से ज़्यादा गर्म रहने वाला सहरा माना जाता है और इसलिए यहाँ पर इंसानों का रहना मुश्किल तरीन बन चुका है। इस सहरा में गर्मी की शिद्दत 50 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है, जो एक इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, सहरा की शदीद गर्मी के साथ साथ एशिया के बिगड़ते हुए हालात इंसानों की ज़िंदगी को मज़ीद मुतासिर करते हैं, जैसा कि लोगों को अगवा करना, कत्ल करना और औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती करना, ये वहाँ का मामूल है। नंबर 3, मॉस्को के मशरक़ की तरफ हज़ारों मील साइबेरिया के मरकज़ में एमाकोन नामी एक रूसी गांव वाक़ है,
جو دنیا کا سب سے زیادہ سرد ترین اور خطرناک مانا جاتا ہے۔ مستقل طور پر آباد مقام کے لیے کم درجہ حرارت ہونا یہ دنیا کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں ریکارڈ کیا جانے والا 71.2 سب سے کم درجہ حرارت پایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس گاؤں میں 500 افراد سے زیادہ لوگ رہتے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نمبر 4 دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں پر انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم رہتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، اس ملک کا نام ہے شمالی کوریا۔ شمالی کوریا مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے۔ یہ انسانی حقوق کے لیے بدترین دفعات رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ مقامی افراد اور سیاحوں دونوں ان کے معاملات کے لیے گرفتار کیے جا سکتے ہیں جو جمہوری ممالک میں رہنے والے عام خیال کرتے ہیں۔ شمالی کوریا اور ریاستی متحدہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے یہ ملک امریکی سیاحوں کے لیے اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اٹلی میں ایک ایسا شہر بھی واقع ہے جو دنیا کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، اس شہر کا نام ہے نیپلس۔ نیپلس اٹلی کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نیپلس اپنے فن، تعمیراتی اور مقامی کھانوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہے۔ لیکن دوستو، یہ شہر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک مانا جاتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیپلس شہر ایک آتش فشاں کے اوپر بنا ہوا ہے اور وہ آتش فشاں کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور اس آتش فشاں کے پھٹنے سے لاکھوں افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6 ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ یمن کا دارالحکومت بھی دنیا کا خطرناک ترین شہر مانا جاتا ہے؟ جی ہاں دوستو، صنعا دنیا کے سب سے قدیم اور مستقل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ صنعا یمن کا دارالحکومت ہے جو 2300 میٹر کی بلندی پر یہ دنیا کا بلند و بالا دارالحکومت شہروں میں سے ایک ہونے کے لیے بہت مشہور ہے۔ غیر ضروری تشدد کے ذریعے کسی بھی جگہ کو میدان جنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ صنعا کی بھی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ اس کے تمام خوشگوار صفات دہشت گردی، گھبراہٹ اور نفی کے عالم میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہاں پر مسلسل بم دھماکے، قتل و غارت گری اور غیر متوقع دہشت گردی کی بے ترتیب حرکتیں صنعا کو دنیا بھر میں رہنے کے لیے ایک خطرناک ترین مقام بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وتھ یو۔ دوستو، آج ہم ان 5 پہلی عورتوں کی بات کریں گے جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے کاموں کو سر انجام دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ عورت مرد کے برابر نہیں، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں میں تو اتنی عقل ہی نہیں کہ وہ مردوں کے برابر کام کر سکیں۔ لیکن دوستو، یہ بالکل بھی حقیقت نہیں، کیونکہ اس دھرتی پہ کچھ ایسی عورتوں نے بھی جنم لیا جنہوں نے انسانی تاریخ کو ہی بدل ڈالا۔ دوستو، ان 5 عورتوں میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے جنکو تابئی کا، جن کا تعلق جاپان سے ہے۔ 16 مئی 1975 کے دن جنکو تابئی ماؤنٹ ایورسٹ پر قدم رکھنے والی پہلی عورت بن چکی تھی۔ ماؤنٹ ایورسٹ پر قدم رکھتے ہی انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ عورتیں مردوں سے کم نہیں۔ جنکو تابئی کی پیدائش 22 اکتوبر 1939 جاپان میں ہوئی، جبکہ 20 اکتوبر 2016 میں ان کی وفات بھی وہیں پہ ہوئی۔ دوستو، جنکو ماؤنٹینئر تو تھی لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت اچھی آتھر اور ٹیچر بھی تھی جنہوں نے 7 بکس بھی لکھے ہیں۔ دوستو، تو دوسرے نمبر پہ آتی ہیں سری لنکا کی سابقہ وزیر اعظم جن کا نام ہے سریماؤ بندر نائک، جن کی پیدائش 17 اپریل 1916 سری لنکا کے شہر ایلاوالا میں واقع ہوئی تھی۔
श्रीमाओ बंदरनायक वो वाहिद औरत हैं जिन्हें दुनिया की सबसे पहली खवातीन वज़ीर आज़म बनने का एज़ाज़ भी हासिल है। दोस्तों, उन्हें श्रीलंका की आवाम ने 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब किया, जबकि पहली बार 1960 से लेकर 1965 तक और जब दूसरी बार 1970 से लेकर 1977 तक और तीसरी बार 1994 से लेकर 2002 तक वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायद रही। दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे आती है वैलेंटिना तेरेशिकोवा, जिनका ताल्लुक़ रशिया से है। ये औरत दुनिया की सबसे पहली औरत है जिन्हें स्पेस में जाने का एज़ाज़ हासिल है। 16 जून 1963 में वैलेंटिना तेरेशिकोवा ने स्पेस में जाने का एज़ाज़ हासिल कर लिया था। तेरेशिकोवा की पैदाइश 6 मार्च 1939 रशिया में वाक़ हुई और अब के उनकी उम्र 83 ईयर्स हो चुकी है। चौथे नंबर पे आती है दुनिया की पहली खातून सदर, जिनका नाम मारिया इज़ाबेल पेरून है। दुनिया की पहली सदर बनने वाली औरत जिनका ताल्लुक़ अर्जेंटीना से है। दोस्तों, इज़ाबेल की पैदाइश 4 फरवरी 1931 अर्जेंटीना के शहर ला रिजुआ में वाक़ हुई और अब उनकी उम्र 89 ईयर्स हो चुकी है। दोस्तों, 1 जुलाई 1974 से लेकर 24 मार्च 1976 तक इज़ाबेल अर्जेंटीना में सदर के ओहदे पर फायद रही। इज़ाबेल अर्जेंटीना के साबिक सदर जॉन पेरोन की तीसरी वाइफ थी और इज़ाबेल ने 1973 से लेकर 1974 तक 2 किरदार अदा करती रही। सबसे पहले तो वो खातून अव्वल थी और जबकि वाइस प्रेसिडेंट का भी ओहदा निभा रही थी। 5वें नंबर पर आती है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की पहली औरत सदर, जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और उनका नाम है विजया लक्ष्मी पंडित। लक्ष्मी पंडित की पैदाइश 18 अगस्त 1900 ब्रिटिश इंडिया के शहर इलाहाबाद में वाक़ हुई, जबकि उनका इंतकाल 1 दिसंबर 1990 उत्तर प्रदेश इंडिया में वाक़ हुआ। लक्ष्मी पंडित 15 सितंबर 1953 से लेकर 21 सितंबर 1954 तक यूएन जनरल असेंबली के सदर के ओहदे पर फायद रही। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते ही होंगे कि इंदिरा गांधी उनकी भतीजी थी और जवाहरलाल नेहरू लक्ष्मी पंडित का भाई था। लक्ष्मी पंडित का ताल्लुक़ इंडियन नेशनल कांग्रेस से था और वो 7 बार गवर्नर भी रह चुकी थी।